सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका फ्रॉम विश्वास स्कूल भुन्ना। हम पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे। इस पाठ का हमने आधा पठन कर लिया था कि इस पाठ में हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग कौन कौन से हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद कौन से हैं, कि स्वर के 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इनके बारे में हमने इस पाठ में पठन कर लिया। उसके बाद स्वरों की मात्राएं हमने पढ़ ली हैं कि स्वरों की कौन कौन सी स्वर कौन कौन से हैं और उनकी मात्राएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने अयोगवाह के बारे में पढ़ा। अयोगवाह के बाद अनुस्वार और अनुनासिक में हम अनुस्वार तक हमने पठन कर लिया था। आज हम इस पाठ में आगे पठन करेंगे। मुझे आशा है कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, आज हम अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। अनुनासिक का चिन्ह चांद बिंदु है। यह स्वर का गुण है। इसका उच्चारण स्वर के साथ नाक और मुंह दोनों से होता है। कि जो अनुनासिक है वो एक स्वर का ही गुण है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। स्वरों के ऊपर किसी स्वर की मात्रा नहीं होती, वहाँ यह अपने मूल रूप में लगता है, जैसे चांद, कुंवर। जिन स्वरों की मात्रा ऊपर होती है वहाँ यह बिंदु अंग के रूप में लगता है, जैसे मैं, में, सींच, सौंठ आदि। उसके बाद है व्यंजन। जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। उदाहरण के लिए कै हलंत का अलग से उच्चारण नहीं हो सकता। इसका उच्चारण करने के लिए इसके साथ ए, आ, ई आदि कोई स्वर बोलना आवश्यक है, तभी हम कै, का, की आदि बोल सकते हैं। कि स्वरों का उच्चारण व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद है व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है कि जो व्यंजन जब हम बोलते हैं तो जब हम कंठ से उनकी आवाज़ निकालते हैं तो जो वायु है, जो हवा है, वो मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श जरूर होती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण स्थान हैं, जैसे कै वर्ग कंठ हो गया कै वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। उसके बाद है तालु च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। मूर्धा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड और ढ। उसके बाद है वर्ष दंत मूल। इसमें आते हैं ये वर्ण स, ल, न, ज। और दंत से त वर्ग। दंत में जो उच्चारण स्थान है उसका पूरा त वर्ग है, त, थ, द, ध। ओष्ठ प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन है और इनके उच्चारण स्थान हैं। ये स्पर्श व्यंजन हो गए कै से म तक।
उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूती तो है, किंतु वह रुकावट बहुत कम होती है। ये व्यंजन है य, र, ल, व। क्या कह रहा है ये? इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूती तो है, किंतु वह रुकावट बहुत कम होती है। कि ये बहुत ही कम मात्रा में रुकते हैं, जैसे बीच में थोड़ी सी रुकावट आती है, बिल्कुल ही कम मात्रा में रुकावट होती है। और ये इनकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल, व। ये संख्या में 4 हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 हैं, ये 4 हैं संख्या में। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। ये व्यंजन 4 हैं। स है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के नाम, उच्चारण स्थान, संबंधित ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। इनका पहले नाम दिया हुआ है, कंठ है, फिर उच्चारण स्थान, गला, और जो ध्वनियाँ निकलती हैं विकंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़। मूर्धन्य, मूर्धा, उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसकी ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, अण और ड, ढ, स। तालव्य, तालु, उच्चारण स्थान है इसका, और ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, य, और च, छ, ज, झ, य और स। वत्स, दांत की जड़, उच्चारण स्थान है एक दांत की जड़ों में से इनकी आवाज़ निकलती है। स, ल, न, ज। दंत, दांतों से, उच्चारण स्थान है इनका दांत, कि दांतों के बीच में से ये वर्ण निकलते हैं। त, थ, द, ध। ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं दोनों होठ, कि दोनों होठों के बीच में से ये वर्ण निकलते हैं। प, फ, ब, भ, म। आप इनको बोलकर देखोगे तो इनके उच्चारण स्थान का भी आपको पता चल जाएगा, साथ साथ महसूस होएगा कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। उसके बाद है स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र। ह, नासिक्य, नाक। ड, य, न, म, कि इन वर्णों की आवाज़ नाक में से आती है। जैसे हम कहते हैं ना गुनगुनाते हुए बोल रहा है वो, तो नाक में बोल रहा है, तो इन वर्णों की आवाज़ भी नाक से आती है। अब यहाँ चित्र के माध्यम से ये वर्ण दर्शाए गए हैं और इनके उच्चारण स्थान भी दिखाए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना कि किसका स्थान कहाँ है और कैसे इनकी आवाज़ निकल रही है। आप इनको बोलकर ज़रूर देखना। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, कि दो व्यंजनों के योग से, कि दो व्यंजनों को जोड़ने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्ष, ये क हलंत और स हलंत के मेल से बनता है, अक्ष जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है त्र, त हलंत प्लस र हलंत, दो व्यंजन के योग से ये वर्ण बना है त्र। उसके बाद है ग, ये ज हलंत प्लस य हलंत, ज और य के मेल से बना है। उसके बाद स्र, स हलंत प्लस र हलंत, स और र के मेल से ये वर्ण बना है स्र। अन्य संयुक्त व्यंजन। इन 4 विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। ये संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, कि ये जो 4 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, इनको छोड़कर और भी अनगिनत व्यंजनों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जैसे मिलाकर विद्या, उद्देश्य, चिन्ह, मिट्टी, द्वारा, द्विज आदि। अलग, जैसे अलग करके इनको लिखते हैं। विद्या कैसे लिखा जाता है, उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, मिट्टी, द्वारा, द्विज आदि। पहले तो ये मिलाकर ऐसे लिखते हैं और इनको अलग करके फिर ऐसे लिखा जाता है। जब हम ये ध
और य का मेल है जो विद्या, और फिर अलग करके लिख के दिखाया गया है यहाँ पे विद्या। उसके बाद है हल चिन्ह। व्यंजनों को स्वर रहित के बिना स्वर के लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट हलंत, क हलंत, है हलंत आदि। कि जब हम ट को हलंत लगा देते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि इसके साथ अ स्वर नहीं मिला हुआ। समझ आ गई होगी आपको। जहाँ संयुक्त व्यंजन ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं वहाँ स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है और स्वर सहित व्यंजन नीचे। कि जब संयुक्त व्यंजन ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं वहाँ स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है और स्वर सहित व्यंजन नीचे। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्र, प और र। इसमें प के नीचे क्या है? हलंत है, तो ये क्या है? स्वर रहित है। और फिर र, और र क्या हो गया? स्वर सहित हो गया। कि प में ए नहीं मिला हुआ, स्वर नहीं मिला हुआ, ये आधा अक्षर है, और र क्या है? पूरा है। तो समझ आ गई होगी कि जो ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं, जब प और र को इकट्ठा लिखा जाता है तो वहाँ स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है। जो स्वर रहित व्यंजन है वो कहाँ है? ऊपर होता है, और स्वर सहित व्यंजन नीचे होता है। मान लो प क्या है? प तो है स्वर रहित, और र क्या है? स्वर सहित। तो आप इस प्रकार के वर्ण लिखकर देख सकते हो अपनी रफ नोटबुक में। उसके बाद है र का विशेष प्रयोग। हिंदी में र विशेष व्यंजन है, इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता। कि है के साथ कभी भी हल नहीं लगाया जाता, जिसको हम हलंत कहते हैं। इसलिए स्वर रहित र को आगे वाले स्वर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे आशीर्वाद, करम। पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर यह पाई के निचले भाग में लगता है, जैसे प्रेम, करम आदि। बिना पाई वाले व्यंजन में यह नोकदार तिपाई के रूप में लगता है, जैसे ट्रक, ड्रामा। कि बिना पाई वाले व्यंजनों में यह नोकदार तिपाई के रूप में लगता है। जो नोकदार तिपाई है, ये नीचे ऐसे बना के लिखा जाता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं नोकदार तिपाई। उसके बाद है तय हलंत और स हलंत के साथ लगने पर यह तय और स के रूप भी बदल देता है। कि जब ये तय और स के साथ लगता है तो उसका रूप भी बदल देता है। जैसे तय हलंत प्लस र लग गया तो त्रय बन गया, और स प्लस र हो गया तो क्या बन गया? श्रय बन गया। ये संयुक्त व्यंजन बन गए दोनों। उसके बाद है स के साथ आने पर इसका रूप श्रय हो जाता है। कुछ लोग भ्रमवश से सत्र समझ लेते हैं। स्रोत को स्रोत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आगत व्यंजन ज और फ अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में आ गए हैं। कि ज और फ कौन से हैं? अंग्रेजी और फारसी भाषा के वर्ण हैं। ये हिंदी में आ गए हैं। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए ज और फ के नीचे नुक्ता, जो हम बिंदु कहते हैं ना, कि बिंदु लगा हुआ है ज और फ के साथ, वह नुक्ता होता है, लगाया जाता है। जैसे मजदूर, जरूरी, विजन, इज, रफू, फालसा, फादर, फ्रिज। तो आज हम यहाँ तक ही पठन कर रहे हैं, और इस पाठ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और ये वर्ण अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर लिख कर देखना। धन्यवाद।